नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि संसद में अडानी मामले पर आज भी हंगामा हुआ है। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई है और वहीं राज्यसभा में दोपहर 2:30 बजे तक कार्यवाही को रोक दिया गया है। तो बड़ी खबर, संसद में अडानी मामले पर आज भी हंगामा जो है वो लगातार देखा जा रहा है। बता दें आपको कि लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है हंगामे के चलते और वहीं अगर राज्यसभा की कार्यवाही की बात करें तो दोपहर 2:30 बजे तक के लिए कार्यवाही को रोका गया है। और सोच समझ कर कह रहा हूं, आर्थिक रूप से डाका जो डाला जा रहा है जनता के हितों पर, उस पर 267 के अंदर हमने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक नोटिस दी थी। हम क्या कह रहे हैं? हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि इसकी जांच, इन तथ्यों को पता लगाने के लिए संयुक्त संसदीय दल का गठन हो जाए। निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संरक्षण में, नेतृत्व में लगातार इस प्रकरण की जांच हो और सारे तथ्य जनता के सामने रखे जाएं। हमारा प्रयास सिर्फ एक है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो इस देश की अर्थव्यवस्था और जनता के विश्वास के प्रतीक हैं, उन पे जो ये खरबों रुपए निकाला गया है, ये हो ही नहीं सकता। कहां थी तब ईडी, तब कहां थी इनकम टैक्स, तब कहां थी दूसरी एजेंसीज? ये सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते हैं। हमारे साथ सभी दलों के आदरणीय नेतागण हैं, वो आपसे सिलसिलेवार चीजें बताएंगे, पर मैं दोहराता हूं इसको, ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला है। हमेशा हमारा विपक्ष कहता रहा है कि अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारी सरकार की नीतियां और सारी सरकार की एजेंसियां हैं। समाजवादी पार्टी से संसद कल भी और आज भी ये जो अडानी ग्रुप के द्वारा भारत की विभिन्न आर्थिक संस्थाओं से कर्ज लिया गया और उसी वजह से हमारी बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं हों, चाहे बैंक हों, LIC हो, सब खतरे में पड़ गई। तो ये सारे देश के लोगों के लिए चिंता की बात है, गंभीर चिंता की बात है। बहुत सारे लोगों के जीवन भर की कमाई बैंक में जमा है, पता चला बैंक फेल हो गई तो 1 लाख रुपया ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ मिल नहीं सके। अर्थव्यवस्था देश की चरमरा गई है। प्रश्न ये है कि इन कंपनियों को इतने बड़े पैमाने पे कर्ज किस आधार पर दिया गया? क्या अन्य कंपनियों को या कोई आप में से कोई व्यक्ति कर्ज लेने जाता है तो कितनी फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ता है? लाखों करोड़ दे दिया जाता है एक दिन में, दस्तखत हुए, कर्ज मिल गया। अगर सामान्य किसान या कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी जमीन पहले लिखा ले जाते तब देते। इनका तो कुछ लिखाया नहीं जाता। अब ये रोजाना गिर रहा है शेयर, लोग घबराए हुए हैं, लोग बैंक से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, बैंकों के पास पैसा नहीं। ये स्थिति है। इसलिए संसद सदस्य, विपक्ष के सारे लीडर्स और सारे MP लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पर इसकी जांच हो, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये लोगों के जीवन को बर्बाद करने वाली स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए इस पर JPC के जरिए जांच होनी चाहिए और गवर्नमेंट इसको नहीं भी मानती है तो जांच हो, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की निगरानी में हो। ये हम सबकी मांग है, लेकिन वो चर्चा करने को तैयार नहीं, बात सुनने को तैयार नहीं। यानी इतना बड़ा घोटाला है, देश की जनता चिंतित है लेकिन सरकार बिल्कुल चिंतित है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं। हम लोग कहते हैं कोई बात, उसको सुनने को कोई तैयार नहीं। नोटिस देते हैं, कहते हैं नियमानुकूल नहीं।
ऐसा कभी देखा नहीं। अब तो इतने लंबे अरसे से संसद में कभी ये प्रश्न ही नहीं उठा। अगर नोटिस नहीं है तो कैसा है सही, तो भाई उसका एक परफॉर्मा बताना चाहिए, लेकिन सो भी नहीं। तो ये स्थिति है। तो जब तक ऐसा ये गवर्नमेंट नहीं ये मानती है, तब तक संसद सदस्य जनहित में इस तरह का कार्य करने के लिए विवश हो। दूसरा दिन, second day that we are continue your protest. See, it is not a protest. Only 3 days back you had a budget of 45 lakh crore. तो पूरा विपक्ष जो है वो एक साथ एकजुट है, लामबंद है सरकार के खिलाफ और चाहता है कि अडानी ग्रुप वाले मसले पर चर्चा हो। तो आपने सुना प्रमोद तिवारी कांग्रेस की तरफ से बातचीत कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की बात कर लें हम, या तेलंगाना की बात कर लें, या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर लें, पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और अहम खबर की। आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन मोड में फिलहाल जांच एजेंसियां जो है वो नजर आ रही है। श्रीनगर में टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की जा रही है। बता दें आपको कि एसआईए टीम की कई जगह पर छापेमारी जो है वो चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, श्रीनगर में टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी लगातार जारी है। लगातार टीमें जो हैं वो कई जगह पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तो आतंकवाद के खिलाफ फिलहाल जांच एजेंसियां जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है और बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ ये छापेमारी जो है की जा रही है। फिलहाल श्रीनगर में टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, श्रीनगर में टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी, आतंकवाद के खिलाफ जांच एजेंसियां जो है वो इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एक्शन मोड में जांच एजेंसियां नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से यहां पर लगातार श्रीनगर में टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी जो है वो जारी है। सीआरपीएफ की टीम जो है उसने मोर्चा संभाला हुआ है, वो मोर्चे पर तैनात है। तो एसआई की टीम कई जगह ऐसी है, एक जगह नहीं कई जगह ऐसी है जहां पर आतंकवाद के खिलाफ जांच एजेंसियां जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। तो श्रीनगर में टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अमूल की बढ़ी हुई दामों की। बताने कि अमूल ने अब दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। प्रति लीटर 3 रुपए महंगा अमूल दूध मिलेगा। नए दाम जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। पिछले साल अक्टूबर में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी और अक्टूबर के बाद यानी 2 महीने बाद 3 महीने बाद, जनवरी का महीने भी गुजर चुका है, फरवरी आ चुके 3 महीने बाद फिर से 3 रुपए का इजाफा जो है वो किया गया है। तो प्रति लीटर 3 रुपए महंगा अब अमूल दूध जो है वो मिलेगा। तो बड़ी खबर, पिछले साल अक्टूबर में 2 रुपए प्रति लीटर के इजाफा हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी और अब अमूल ने एक बार फिर से दूध के दाम जो है वो बढ़ा दिए हैं। बता दें आपको कि अमूल ने प्रति लीटर 3 रुपए महंगा दूध कर दिया है। तो पिछले साल अक्टूबर के महीने में 2 रुपए का इजाफा हुआ था दामों में। अमूल दूध ने आज 3 रुपए का इजाफा कर दिया है। अमूल ने अपने दाम जो है वो बढ़ा दिए हैं। तो यानी अब अमूल का दूध अगर आपको खरीदना है तो आपको 3 रुपए और एक्स्ट्रा चुकाने होंगे। हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर कहाँ के आप जानते हैं? गुजरात के हैं। अगर ये अमूल मिल्क पे इतना अगर इजाफा होगी, असर किसके ऊपर होगी? आम लोग, और सबसे बड़ी हमारे हिंदुस्तान की हमारे पीढ़ियों को, बच्चे और बच्ची को। तो बढ़े हुए दामों पर अधीर रंजन को आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर की। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर आ रही है, पाक की एक और नापाक हरकत को नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है सेना की तरफ से। तो दरअसल पाकिस्तान जो है लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, तो पाक की एक और नापाक हरकत को नाकाम कर दिया गया है। तो बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए, तो पंजाब के अमृतसर में दरअसल ये ड्रोन जो था वो नजर आया, लेकिन जैसे ही बीएसएफ के जवानों की इस पर नजर पड़ी तो तुरंत बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। तो पाक लगातार नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवान लगातार उसकी नापाक हरकतों को नाकाम करते जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है बीएसएफ के जवानों ने।
और अब जम्मू कश्मीर के डोडा से बड़ी खबर आपको बता दें कि डोडा में भी जोशीमठ जैसे हालात जो है वो पैदा हो गए हैं, क्योंकि डोडा में भी कई घर ऐसे हैं जिनमें दरारें आ गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से आपको बता दें कि यहाँ पर भी जोशीमठ जैसे हालात जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले जोशीमठ में दरारों की खबरें सामने आई, कई घर जो थे वो दरारों की जद में आ गए थे। लेकिन अब डोडा वो इलाका जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर भी कई घर ऐसे हैं जिनमें दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के डोडा की ये तस्वीरें, घर जो है वो गिर रहे हैं, घरों में बड़ी बड़ी दीवारें जो है वो दरारें जो है इन दीवारों में नजर आ रही हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से जोशीमठ का जो हालात है वो अभी सही हुए भी नहीं है, और यहीं पर जोशीमठ जैसे हालात जब डोडा के हो गए तो डोडा वासी खासे परेशान है। क्या कहना है उन लोगों का वो आपको सुनवाते हैं। ये कोई 10-15 दिन से हो रहे हैं, हम बिल्कुल अपने घर में बैठने के लायक नहीं हैं, हम बहुत डरे हुए हैं, हम बिल्कुल यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप देख लो ये पूरा जो एरिया है पूरा क्रैक हो गया है, हम कैसे रहें यहाँ पे। दिसंबर के महीने में, दिसंबर एंडिंग में यहाँ से एक आदमी ने एप्लीकेशन दी थी कि उसके मकान में दरारें पड़ी हैं। सब्सिक्वेंटली जनवरी में हमने ये विजिट किया यहाँ पर, तो तब तक दरारें जो है एक ही स्ट्रक्चर तक जो है कन्फाइंड थी, लेकिन कुछ दिनों से जो है ये बहुत ज़्यादा एग्रीगेट हुई। कल हम भी आए, उसके बाद वो भी डीसी साहब आए, एसएसपी साहब आए, एससीपीडब्ल्यूडी की इंजीनियर्स की टीम आई, तो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी कल रात को। लेकिन आज सुबह आए, आज तो मैसिव डैमेज है, अब ऑलमोस्ट ये एरिया जो है सिंक हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। कल डैमेज जो है 6 स्ट्रक्चर्स तक लिमिटेड थी, जिसमें एक मॉस्क भी थी और एक स्ट्रक्चर को माइनर दरारें कल थी, उसकी भी दरारें बढ़ चुकी, और सुनने में आया 2-3 स्ट्रक्चर्स जो है और भी इसकी जद में आए हैं, जो इस एरिया जो सिंक हो रहा है उससे इनका नुकसान हो रहा है। डीसी साहब हमें यहाँ कल आए थे, मौके पे भी आए थे, उनने भी यहाँ पे टीमें भेजी हैं, इंश्योरेंस दिया है, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश है कि ये जो 6 घर जिनका ज़्यादा नुकसान है इनको कहीं रिहेबिलिटेशन करें, कहीं इनको रहने के लिए फिलहाल जगह दें। यहाँ पर जो जमीन है, जिस तरह से, क्योंकि मैं एक सहाफी हूँ, तो यहाँ पर मैंने और भी तरीके से असेंबली बाकी एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की, तो जितना हमें लग रहा है कि यहाँ पर वो तो स्टार्ट पॉइंट है, उससे शुरू तो हुआ है, लेकिन और भी जो डैमेज हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जमीन के अंदर भी पानी का मसला था, क्योंकि यहाँ पर पहले जो निकास पानी का जो है नीचे के लिए नहीं था, यहीं पर जमीन में ही पानी चला जाता था जो अंदर जजब होता था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कमजोर थी जमीन, और अब जब स्टार्ट एक तरफ से हो गया उसके बाद जो है सारा क्रैक हो रहा है और सारा का सारा जो है नीचे जा रहा है, सिंक हो रहा है। और इधर ओल्ड पेंशन स्कीम पर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। अधिकारी के हवाले से बड़ा दावा जो है वो किया गया है। ओपीएस लागू होने से 2030 तक दिवालिया हो जाएगा देश। ओल्ड पेंशन स्कीम पर हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, जिनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी के हवाले से बड़ा दावा किया गया है कि ओपीएस लागू होने से 2030 तक दिवालिया हो जाएगा देश। अभी मेरे पास कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है, और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा, और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। इवन अब राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया कि हम नहीं कर सकते। तो जो घोषणा तो एक पॉलिटिकल घोषणा होती है, पॉलिटिकल। और मैं कहता हूं आपको एक 2006 का स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का ये सुनना चाहिए पार्लियामेंट का। ये मनमोहन सिंह जी ने उस समय विषय चलाया था। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कंझावाला केस की। कंझावाला केस में बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली के कंझावाला केस हादसे की शिकार अंजलि जो है वो नशे में थी। बता दें आपको, पिछले साल 31 दिसंबर की रात को कंझावाला सड़क हादसे के शिकार अंजलि की दर्दनाक मौत से जुड़े मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सूत्र के मुताबिक जिस वक्त अंजलि हादसे की शिकार हुई उस वक्त वो शराब के नशे में थी। तो कंझावाला केस की विस्तार रिपोर्ट से दरअसल इस बात का खुलासा हुआ है कि कंझावाला केस में ये बड़ा खुलासा, हादसे के वक्त शराब के नशे में थी अंजलि, ये कहना है रिपोर्ट का। हालांकि इससे पहले जो रिपोर्टें आई थी, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर लें और तमाम रिपोर्टों की बात कर लें, उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं था कि अंजलि ने शराब पी रखे थे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत की हमारे सहयोगी अली शरर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली,
बड़ा खुलासा हुआ है कि हादसे के वक्त शराब के नशे में थी अंजलि। क्या अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें निदा, इस पूरे मामले में जब पोस्टमार्टम हुआ था मृतक अंजलि का, तो उस वक्त उसका विसरा अपने पास लेकर के FSL रोहिणी जो लैब है वहां पर उसका परीक्षण हुआ। परीक्षण में ये क्लियर हुआ है कि उस वक्त यानी 31 दिसंबर 2022 की रात मृतक अंजलि नशे में थी। इसकी पुष्टि हो चुकी है, जबकि इसकी पूरे ही इस मृतक अंजलि की जो दोस्त थी निधि, उसने पहले ही खुलासा किया था मीडिया के सामने आने के बाद, ये बात कही थी कि अंजलि उस समय नशे में थी, लेकिन उसका परिवार लगातार उसका विरोध कर रहा था। अब तमाम चीजों पर लगाम लगा है, क्योंकि FSL की रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है पुलिस को, उसमें साफ स्पष्ट हुआ है कि मृतक अंजलि उस समय शराब के नशे में थी। ठीक है, चलिए अली, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो गंजावाला केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि जो मृतक अंजलि है, जो लगातार दोस्त निधि इस बात का दावा कर रही थी कि उसने शराब पी रखी थी, नशे में थी, और अब विसरा की रिपोर्ट से इसी बात का खुलासा हुआ है कि अंजलि नशे में थी उस रात। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाल विवाह को लेकर असम सरकार सख्त नजर आ रही है। बाल विवाह पर असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा बोले हैं। उन्होंने कहा कि 18 से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों की खैर नहीं है। बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी है लगातार, ये कहना है CM शर्मा का। उन्होंने कहा कि बाल विवाह से जुड़े मामलों में गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। बाल विवाह से जुड़े मामलों में अब तक 1800 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। असम सरकार ने आज से बाल विवाह के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। सूबे में आज से बाल विवाह से जुड़े मामलों में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस मामले में पुलिस का रुख सख्त है। अगर कोई बाल विवाह कार्यक्रम में शामिल भी होता है तो उसकी भी गिरफ्तारी होगी। बता दें कि गुरुवार शाम को बाल विवाह मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि पूरे राज्य में अब तक 1800 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। CM ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा की है कि राज्य में बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज हैं, जिन पर आज से कार्रवाई शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी शादी में संतान भी पैदा हुई होगी तो शादी करने वाले पुरुष पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। और चलिए दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सिसोदिया के सचिव को विदेश जाने की मंजूरी जो है वो मिल गई है। तो शिक्षा सचिव को मंजूरी मिली है। उपराज्यपाल ने फाइल को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके सचिव और शिक्षा सचिव के विदेश जाने की फाइल को मंजूरी दे दी है। तो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सचिव और शिक्षा सचिव के साथ सिटी, पोर्टलैंड, ओरेगन, USA में आयोजित होने वाले टेसोल्ट शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा जो थी वो जाहिर की थी, जिसको लेकर फाइल LG को भेजी गई थी। लेकिन लगातार LG पर यह आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रहती है कि वो फाइलों का समाधान नहीं करती, कहीं बाहर जाने की परमिशन नहीं देती। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि सिसोदिया के सचिव को, आपको बता दें कि शिक्षा सचिव को मंजूरी मिल गई है विदेश जाने की। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारी सहयोगी नमित त्यागी का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, अहम खबर आ रही है कि सिसोदिया के सचिव को विदेश जाने की मंजूरी फिलहाल मिल गई है, फाइल जो है वो पास कर दी गई है। तो क्या मनीष सिसोदिया को भी मिली है? थोड़ा कुछ क्लियर कीजिए इस खबर को। देखिए, बिल्कुल दिल्ली के उपराज्यपाल के पास ये प्रपोजल भेजा गया था मनीष सिसोदिया के द्वारा कि जो विदेश में TESOL शिक्षा सम्मेलन हो रहा है उसके लिए पोर्टलैंड, ओरेगन और USA में ये सम्मेलन हो रहा है। उसमें जाने के लिए खुद मनीष सिसोदिया जो शिक्षा सचिव है उनके जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि उस दौरान उपराज्यपाल ने इस फाइल को रोक दिया था, लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है उपराज्यपाल की तरफ से उस फाइल को पास कर दिया गया है। क्योंकि पहले ये संशय जताया जा रहा था कि इस पूरे टूर में खर्चा आखिर किसका आएगा, लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये क्लियर कहा गया है LG को कि ये जो पूरी यात्रा का खर्च है वो दिल्ली सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा, यानी कि दिल्ली सरकार के ऊपर कोई वित्तीय खर्च इस यात्रा का नहीं आएगा, जिसके बाद इस फाइल को मंजूरी दी गई है। नहीं तो मंजूरी विदेश जाने की शिक्षा सचिव को मिली है या फिर साथ में मनीष सिसोदिया को भी मिली है? देखिए, मनीष सिसोदिया के बारे में ये जो मंजूरी है वो तीनों को मिली है। मनीष सिसोदिया, उनके निजी सचिव, वो जो शिक्षा सचिव है, तीनों को मंजूरी मिली है। लेकिन LG की तरफ से जो पूरा पत्र लिखा गया है फाइल को पास करने को लेकर, उसमें ये भी कहा गया है कि अभी भी
ये क्लियर नहीं किया गया है कि मनीष सिसोदिया जो जाएंगे उनका खर्च आखिर कौन देगा, क्या दिल्ली सरकार देगी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन वहां पर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा रही है वो देगी। हालांकि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से लिखा गया है उसमें ये जरूर कहा गया है कि सचिव और जो शिक्षा सचिव है उनका खर्च तो वही ऑर्गेनाइजेशन देगी जो कि ये कार्यक्रम करवा रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया के बारे में अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि उनके जाने का खर्च कौन देगा। ठीक है, ये क्लियर है उस फाइल को पास होने के बाद कि तीनों को मंजूरी मिल गई है, लेकिन जो अभी बात अटकी हुई है वो अटकी हुई है खर्चे को लेकर के। तो जो सचिव है उनको विदेश जाने की मंजूरी मिली है, शिक्षा सचिव को भी मंजूरी मिली है, इनका खर्चा जो है वो तो केंद्र सरकार की तरफ से उठाया जाएगा, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से उठाया जाएगा, लेकिन मंजूरी मनीष सिसोदिया को भी मिल गई। अगर मनीष सिसोदिया जाते हैं तो उनका खर्चा कौन उठाएगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार जो झगड़ा बढ़ा था वो इसी बात को लेकर के बढ़ा था कि आखिर अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इसका खर्चा कौन उठाएगा, क्या दिल्ली में मौजूद आम आदमी पार्टी उठाएगी या फिर केंद्र सरकार उठाएगी, शिक्षा मंत्रालय उठाएगा। तो फिलहाल ये चीज क्लियर अभी हो गई है कि मंजूरी तीनों को मिल गई है, लेकिन अभी खर्चे पर बात जो है वो पूरी तरीके से पैच जो है वो नहीं खुला है, तस्वीर साफ नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया नवित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि दिल्ली में बीजेपी के एमएलए जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल केजरीवाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन होगा। आज दोपहर 2:30 पर यह प्रदर्शन होगा। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी की अगुवाई में यह प्रदर्शन होगा। दरअसल सैलरी टाइम पर न देने के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। तो केजरीवाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। बता दें आपको केजरीवाल सरकार को घेरने की तैयारी। आज दोपहर 2:30 बजे धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। अहम खबर, बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी की अगुवाई में ये प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा यहाँ पर। तो सैलरी टाइम पर ना देने के खिलाफ ये प्रदर्शन है। तो बीजेपी के जो एमएलए हैं वो आज धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। केजरीवाल के आवास के बाहर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।